Dear students, Namaste. I am once again before you for class 9 students with subject history. Today our topic will be, did women have a revolution? Today's our topic will be, did women have a revolution? In previous class we have read about the Directory rules France, and before it we have read the Reign of Terror. डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में आपने देखा कि कैसे जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद, उसके पतन के बाद पावर जो था वह वेल्दियर मिडिल क्लासेस के हाथ में आ गया और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास पावर आया, डायरेक्टरी बना और डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में कैसे टग ऑफ वार चला, जिससे फ्रांस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हुई। और मैंने बताया था कि इससे नेपोलियन बोनापार्ट जैसे मिलिट्री डिक्टेटर को मौका मिला सत्ता को अपने हाथ में लेने का। तो पिछले क्लास में हमने जाना था, तो यहाँ तक जो रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका स्टोरी वहीं समाप्त हो जा रहा है। मैं इसमें जो वुमन के पार्टिसिपेशन की चर्चा करना चाह रहे हैं, इसमें जो आपका टॉपिक है अगला, डिड वुमन हैव ए रिवॉल्यूशन? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. माने शुरू से ही वुमन की बहुत बड़ी भूमिका रही, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में वुमन रही और उसी का परिणाम रहा कि फ्रेंच सोसाइटी में इतने महत्वपूर्ण बदलाव आए, इतने महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किए गए। ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो चाह रही थी, उसके पीछे वजह था कि उनकी जो स्थिति है, उनका जो लाइफ है, उस लाइफ में बहुत सारे मेजर्स लिए जाए जिससे उसके लाइफ में बदलाव आवे, और इस आशा के साथ कि their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, आपने देखा कि डायरेक्टरी रूल के बाद, डायरेक्टरी उससे पहले आपने देखा कि जैसे 1792 में फ्रांस रिपब्लिक घोषित हुआ और रिपब्लिक घोषित होने के बाद जो गवर्नमेंट आया वह था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इस रिवॉल्यूशन में, वह इस आशा से वह अपने आप को इन्वॉल्व कर रही थी कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत सारे उपाय करेंगे। और लेकिन परिस्थिति कुछ विपरीत रही, कुछ अलग रही। मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लाइविंग। आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा है कि वुमन मेन जहां फ्रंट पर जाकर के लड़ाई में इन्वॉल्व थे, वुमन के पास जिम्मेदारी आ गई थी अपने घर को संभालने के लिए, अपने फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी ये आ गई थी किस पर? वुमन पर। और वह वर्क कर रही थी किसमें? सीमस्ट्रेसेस के रूप में, लॉन्ड्रेसेस के रूप में, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स and vegetables at the market, and or were employed as
डोमेस्टिक सर्वांट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। किसी भी तरह से उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना था। ये जिम्मेदारी उनके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आ गई थी। एक तो जो अधिकांश वुमन थी, उनके पास कोई शिक्षा या जॉब ट्रेनिंग नहीं था, न शिक्षित थी वह, न उसके पास कोई जॉब ट्रेनिंग था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम। शिक्षा प्राप्त करने का ये जो कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी जो था, ये उन्हीं औरतों के पास था, उन्हीं बेटियों के पास था जो नोबल्स की बेटी थी या वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट की बेटी थी। उसके बाद उसके परिवार उनकी शादी कर देते थे। इसके बाद एक तो वर्किंग वुमन को अपने परिवार को संभालना था, उसके साथ साथ उन्हें और भी जिम्मेदारी थी। कुक, फेच वाटर, क्वेप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ब्रेड के लिए लंबी कतार में खड़ा रहना और बच्चों की देखभाल करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी औरतों के पास ही थी, औरतों के कंधों पर ही थी। इतना ही नहीं, देयर वेजेस वे लोअर देन दोज ऑफ मेन। समान काम करने के बावजूद भी उनके जो वेजेस थे, उनकी जो मजदूरी थी, वह मेन के कंपैरिजन में कम थी। तो ये तमाम हालातों के कारण, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स। कारण कि ये जो परिस्थिति थी उनके साथ, वह जो इन परिस्थितियों से दो चार हो रही थी, इसको, इन परिस्थितियों को डिस्कस करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को वॉइस करने के लिए वुमन ने अपना पॉलिटिकल क्लब और पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दी, न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दी। पॉलिटिकल क्लब की चर्चा हमने पिछले सेक्शन में किया कि जैकोबिन क्लब के साथ साथ वुमन भी अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दी थी। वहां हम लोग स्टॉप कर दिए थे इस चीज को कि हम इसी सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। तो वह पॉलिटिकल क्लब बनाना, कहा कि अबाउट 60 वुमन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। 60 के करीब वुमन क्लब डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में आए, लेकिन उसमें सबसे जो फेमस क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, वह था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, ये सबसे मोस्ट फेमस वुमन पॉलिटिकल क्लब ये था। इसके अतिरिक्त कहा कि ये क्लब था और उनके कुछ डिमांड्स थे। डिमांड्स में क्या थे कि वुमन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, ये सबसे बड़ा डिमांड था। पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड, वोटिंग राइट्स का डिमांड, कि मेन की तरह ही, मेल मेंबर्स की तरह ही वुमन को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, ये डिमांड था राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, उसमें वुमन को पेसिव सिटीजन्स के रूप में रिड्यूस कर दिया गया। पेसिव सिटीजन्स, आपने एक्टिव सिटीजन्स और पेसिव सिटीजन्स के बारे में पढ़ा है। पेसिव सिटीजन्स में ऑल द वुमन, इसके बारे में आपने पढ़ा। इससे भी वह चिंतित थी, इससे भी वह दुखी थी। और दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनका डिमांड था कि उन्हें भी जो डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू वोट, वह भी इंटाइटल टू वोट वह भी हो। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली के लिए वह भी एज रिप्रेजेंटेटिव उनका भी चयन हो। और
पॉलिटिकल ऑफिस को वह होल्ड करें, पॉलिटिकल ऑफिस में एज ऑफिसर्स उनको चयनित किया जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ डिमांड्स थे उनके। अब है कि ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स था, एक्चुअली उनके जो लाइव्स ऑफ द वुमन को इम्प्रूव करने की दिशा में कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किया था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। मैं आपको बताया था कि जब फ्रांस रिपब्लिक घोषित हुआ और नेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत जो शासन आया, उस दौरान कुछ मेजर्स 1792 के दौरान कुछ मेजर्स लिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमन इन फ्रांस। ये क्या सब मेजर्स था? पहला मेजर्स था, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, schooling was made compulsory for all the girls. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all the girls. अभी आपने पढ़ा कि स्कूलिंग यानी कि टू गेट एजुकेशन, ये अपॉर्चुनिटी किसको मिल रहा था? सिर्फ वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेल्दियर मेंबर जो थे सोसाइटी का, उन्हीं की बेटियों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। वह कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिया उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। कहा कि स्टेट स्कूल्स के क्रिएशन के साथ साथ स्कूलिंग जो है सभी गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर्स, दूसरा जो मेजर्स था, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकता था उनके विल के अगेंस्ट में उनके मैरिज कराने के लिए। मैरिज, अगला पॉइंट था, मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट entered into freely and registered under civil law. अगला पॉइंट था, divorce was made legal and could be applied for by both men and women and men. और अगला पॉइंट था, women could not train for jobs, become artists or run small businesses. इस तरह से आपने देखा कुछ मेजर्स लिया गया था और इस मेजर्स का जो मुख्य मकसद था वह था कि और वुमन का जो लाइफ्स है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। कहा कि इस तरह से जो स्ट्रगल वुमन का, वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ये लगातार चलता रहा, ये लगातार कंटिन्यू रहा। लेकिन during the reign of terror, the new government led by Jacobin government, Maximilian Robespierre issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के ने तो कुछ लॉज इशू किया जिसमें उसके जो क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, वुमन रिलेटेड जो पॉलिटिकल क्लब था, और उसको बैन, क्लोजर करने का ऑर्डर उसमें था, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बैन कर दिया गया था उसके तहत। तो इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वुमेन ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। उसी में एक रिवोल्यूशनरी वुमन थी ओलिम्प डे गॉर्जेज। Olympe de Gouges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. Olympe de Gouges वह एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकली एक्टिव वुमन थी रिवोल्यूशनरी फ्रांस के दौरान। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का विरोध की और उसी के तहत जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, उसका भी उन्होंने विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 और उसी के तहत जो मेन मेंबर्स को मिला हुआ था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, उसका उन्होंने विरोध की। और इन 1791 शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड सिटीजन। उसने
उसने खुद लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड सिटीजन। और इन 1793 ओलंप डे गॉजेज criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs। अभी मैंने आपको बताया है कि जैकोबिन गवर्नमेंट लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कैसे उनके क्लब को, पॉलिटिकल क्लब को क्लोजर करने का आदेश दिया, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन करने का आदेश दिया। इसकी उन्होंने आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया। नतीजा हुआ, एज ए रिजल्ट शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगा, आरोप लगाया गया और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी दे दिया गया। तो इस तरह से लगातार वुमेन्स का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेज के लिए, ये यही नहीं रुका। नेक्स्ट 200 इयर्स तक बहुत सारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में नेक्स्ट 200 इयर्स तक चलता रहा और अल्टीमेटली इन 1946 वुमन इन फ्रांस ऑन द राइट टू वोट। आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वह बेस्ड ऑन टॉपिक्स है। पहला होमवर्क होगा, नोट कर लेंगे, व्हाट वेर द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन इन 1792। पहला जो होमवर्क है, व्हाट वेर द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन इन 1792। और दूसरा होमवर्क है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा जो आज का होमवर्क है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज का यही होमवर्क रहा। आज हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं अपने टॉपिक को। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगले क्लास में हमारा टॉपिक होगा द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी अंडर दिस चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।